Hello everybody, I am your educator Priyanka and today we are going to discuss the chapter metals and non-metals. चलिए तो begin करते हैं metals and non-metals. So सीधे आ जाते हैं हम physical properties of metals पे. So metals जैसे कि हम जानते हैं solids होते हैं, right? देखिए physical properties वो part है जो हम पहले की classes में पढ़ चुके हैं, right? तो इसका हमें एक overview होना चाहिए, right? और इनको हम कैसे use करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. लाइक मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर मैलेबल. मैलेबल मतलब कि आप मेटल्स को हैमर करके बीट करके उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. डक्टाइल मतलब मैलेबिलिटी मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, कैन बी बीटन इनटू शीट्स. और डक्टिलिटी मतलब अक्सर बच्चों को बस इसी में कंफ्यूजन होता है, राइट? सो मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि वायर में चेंज कर देंगे, ठीक है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स अच्छे तरीके से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए हीट कंडक्शन की वजह से आप उन्हें यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की वजह से आप उनके वायर्स बना के यूज करते हैं. Then metals are lustrous and can be polished. metals जो हैं वो lustrous होते हैं, shiny होते हैं और उनको आप polish भी कर सकते हैं. Then metals have high densities. metals की density बहुत ज़्यादा होती है, right? And इसके अलावा then metals are hard. Yes, of course, metals are hard and they have high melting and boiling points. metals have हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं. देन मेटल्स आर रिजिड, वो अपना शेप मेंटेन करते हैं. मेटल्स आर सोनरस, यानी कि जब व्हेन स्ट्रक दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. आप बेल जो घंटी होती है, बेल होती है, उसको आप किसकी बनाते हैं? मेटल्स की बनाते हैं, नॉन मेटल्स की नहीं बनाते हैं. यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बीइंग सोनरस. आगे बढ़ते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? जस्ट ऑपोजिट एज दैट ऑफ मेटल्स. नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, मतलब आप जब उन्हें हैमर करेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाएंगे, ना तो वो मैलेबल रहेंगे ना ही वो डक्टाइल रहेंगे. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. यस, वही बात है कि ना तो वो मैलेबल है ना डक्टाइल है, तो वो क्या है? वो ब्रिटल है, ठीक है. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास मेटल्स की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि वो रिवॉल्व करे, मूव करे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है. कौन सा जबरदस्त एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देन नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस. नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, लेकिन अगेन उनमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन. दीज आर लस्टरस नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस. लिक्विड फॉर्म में भी जैसे कि ब्रोमीन. एंड गैसियस फॉर्म में भी जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा. ये सब गैसियस नॉन मेटल्स हैं. इनके अलावा और भी गैसेस हैं जिनको आप मार्क कर सकते हैं. मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं. नॉन मेटल्स की और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, डायमंड, जो कि वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है. एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, कार्बन एक डिफरेंट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायमंड, ठीक है. एलोट्रोप कार्बन का है एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है. नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नॉन मेटल, जैसे कि हम मेटल्स की बात कर रहे थे, दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, इसी तरह से नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, क्या? ग्रेफाइट. एंड ये भी अगेन कार्बन का ही फॉर्म है. कार्बन एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ले लेता है तो हम उसे ग्रेफाइट बोलते हैं. कार्बन एक दूसरा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ले लेता है तो हम उसे डायमंड बोलते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपी बोलते हैं कि एक एलिमेंट कार्बन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है. इस प्रॉपर्टी को आप कार्बोनाइट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3730 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज. अब नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो काफी लो होती है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस टेबल के अंदर इन प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लेते हैं. टेबल के अंदर हम प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन देखते हैं, राइट.
चलिए पहला स्टेट के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं, आपके लिए काम आसान कर दिया है, यहाँ टैबुलेट करके हमने डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, और यहाँ पे दे आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस, और एक लिक्विड होता है ब्रोमीन, राइट। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और यहाँ पे ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर जनरली लस्टरस, यानी कि शाइनी सरफेस होता है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इसी वजह से आप उनको किसमें, गोल्ड ज्वेलरी में, ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। ऑलराइट, आगे नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव लस्टर, डल अपीयरेंस होती है, आयोडीन लस्टरस होता है। देन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जनरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, सॉरी हाई होते हैं, और देखिए जैसे आयरन का दिया हुआ है 1535 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सोडियम पोटेशियम एटसेट्रा ये सब जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी लो होते हैं। गैलियम सीजियम ये इतने लो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कि आप पाम पे रखेंगे गैलियम सीजियम को तो वो मेल्ट हो जाएंगे, राइट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज सो लो दैट इट अकर्स एट लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर पे आप उसे रखेंगे हाथ पे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, metals have high densities, they are heavy, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आपको याद होनी चाहिए, देखिए ये स्टैंडर्ड बात है, मतलब ये इन जनरल ये आपको याद होनी चाहिए, विच इज क्वाइट हाई। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम विच आर लाइट वेटेड मेटल्स, सोडियम पोटेशियम इज सो लाइट दैट दे फ्लोट ऑन वाटर। सोडियम पोटेशियम ये सब जो है ये वाटर के अंदर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इनको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं, उसमें सिंक हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो रिएक्शन करते हैं वाटर से, राइट, लेकिन वो केरोसिन में तो सिंक हो जाते हैं लेकिन वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, दे आर सो लाइट इन वेट, ठीक है, राइट। एंड इधर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दैट इज दे आर लाइट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज क्वाइट लो। देखिए ये डेटा आपको याद नहीं करना, मर्क्यूरी का आपकी बहुत जगह काम में आएगा आगे, इसलिए उसको याद करना है। यहाँ पे इस डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है, बट बस आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई इतना लगभग होता है, आपको एक आइडिया मिल जाए, उसके लिए डेटा शेयर किया गया। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हाई, ठीक है। एलोट्रोप होता है, देखिए बार बार ये नाम एलोट्रोप आ रहा है, इसको हम चैप्टर 4 में समझेंगे, कार्बन एनर्जी कंपाउंड में, वहां पे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ये जो हैं बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं। अदर एग्जांपल्स और कौन कौन है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। Sulfur and phosphorus when stretched do not form wires and break into pieces. Malleability is metals are generally malleable, they can be beaten into thin sheets with a hammer. सिल्वर फॉइल्स, आप एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज करते हैं, चॉकलेट के रैपर्स जो होते हैं वो सब, इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं। सिल्वर फॉइल्स आपको डेकोरेटिव आइटम्स पे मिलती हैं, स्वीट्स पे मिलती हैं, राइट। सो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर the examples of malleability of metals. Then non-metals are non-malleable but brittle, but when beaten with a hammer they break into pieces. Then metals are good conductors of heat. Conduction की हम बात करें, they are good conductors of heat and electricity. Silver is the best conductor of heat and electricity. Silver जो है best conductor है heat and electricity का, whereas lead is the poorest conductor of, ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड the non-metals like sulfur, phosphorus do not conduct electricity. Exception graphite, it is a good conductor of electricity. Metals are hard except sodium and potassium, which are so soft that they can be cut with a knife, right? And but not brittle. Sodium and potassium are so soft, देखिए वही, they can be cut with a knife. Then non-metals are generally soft except diamond. ये सही सब वही बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन आपको ये सब पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस पे टाइम देके आपको डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से एमसीक्यूज बनना बहुत नॉर्मल बात है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाना बहुत नॉर्मल सी बात है, तो ये डेटा एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए, राइट। सोनोरिटी यानी कि सोनरस, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस, सोनरस होते हैं उसको हम सोनोरिटी भी बोलते हैं। दे मेक अ नॉइज व्हेन दे मेक अ रिंगिंग साउंड, राइट। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, उनको स्ट्राइक करने पे फ्लैट साउंड आती है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं क्लास 10th के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की हम बात करें तो पहली बात हम करेंगे यहाँ रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। सो मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, उनकी ऑक्साइड्स बनाते हैं, उन मेटल्स की ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो ऑक्साइड्स, उन ऑक्साइड्स में से काफ़ी सारी ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और डिसॉल्व होने के बाद क्या करती हैं, बेस बनाती हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। देयरफॉर हम कहते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये मेटालिक ऑक्साइड्स जिनको उनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करती हैं। सो ऐसी बेसिक ऑक्साइड्स को हम एल्कलीज भी बोलते हैं, ऐसे मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं जिनकी ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व होके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए देखते हैं सोडियम। देखिए सोडियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, Na2O। आई होप बाय नाउ आपको फॉर्मूला राइटिंग में आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। वैलेंसीज आपको अच्छे से, क्लास 9th वाला पोर्शन वैलेंसीज का आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपको फॉर्मूला लिखने में दिक्कत आ रही है दैट मीन्स आपका वैलेंसी पार्ट है जिस पे आपको काम करना बाकी है अभी। ऑलराइट, तो उसको प्रैक्टिस करिए। एवरी टाइम व्हेन यू राइट द फॉर्मूला यू शुड नो व्हाई यू आर राइटिंग दिस। 2 क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया, Na के नीचे क्यों 2 लगाया, किसकी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्यों कुछ नहीं लगाया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये बहुत इनिशियल फेज में आप ये बार बार करेंगे तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द स्पॉट आपके पास आंसर्स, तुरंत आप नाम सुनेंगे और फॉर्मूला बताएंगे, राइट। चलिए, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एन अल्कली कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट आर अल्कलीज, राइट। एक क्वेश्चन आता है ऑल alkalis are bases but all bases are not alkalis, explain। तो क्या मतलब है इस बात का, सारे bases, all metallic oxides are basic in nature but only a few metallic oxides are able to dissolve in water and form alkalis। So those water soluble oxides of metals are known as alkalis। All right, so यहाँ पे therefore sodium oxide is basic। क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रही है और यहाँ पे OH आयन रिलीज करेगी। सिमिलरली मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाउएवर मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। अब देखिए जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो आसानी से रिएक्शन कर ले रहा है और जो मेटल कम रिएक्टिव है उसको हीट करना पड़ रहा है और फिर वो रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको यही समझा रहे हैं कि मेटल रिएक्शन तो करता है लेकिन क्योंकि मेटल खुद कम रिएक्टिव है, यहाँ पे हम मेटल की ही रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो हमारा ध्यान मेटल की रिएक्टिविटी पे होना चाहिए कि मेटल किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। सो मेटल यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है लेकिन कब, जब इसको हीट करना पड़ेगा। कौन सा मेटल, मैग्नीशियम मेटल। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसको हीट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हवा में रखने पर रिएक्शन कर लेगा। मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है इसलिए उसको हीट करना पड़ता है और उसके बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब सारे मेटल्स का हम यहाँ पे एक बार रिएक्शन देख लेते हैं ताकि metals like sodium, potassium and calcium react with oxygen even at room temperature to form their oxide। ये metals ज्यादा reactive है। सोडियम का रिएक्शन आपने देख लिया, पोटेशियम और कैल्शियम ये metals काफी ज्यादा reactive है, रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनकी ऑक्साइड्स बना लेते हैं, राइट। देखिए इस तरीके से ऑक्साइड्स बनेंगे इनके, राइट। और आगे बढ़ते हैं, metals like magnesium do not react with oxygen at room temperature। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते, दे बर्न इन एयर, एयर में बर्न करते हैं हीटिंग पे एंड फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। तो ये उनकी ऑक्साइड्स बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक जो है डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। दे बर्न इन एयर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, इनकी ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे हीटिंग पे लेकिन डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेंगे। आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे चलते जा रहे हैं, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। अब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर लीजिए, ये बर्न ही नहीं हो रहे हैं। हाउएवर दे रिएक्ट ओनली विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत देर तक आप उसे हीट करते रहिए ऑक्सीजन के अंदर, तब वो बहुत देर में जाके रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे Fe का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो Fe3O4 बन जाएगा, मिक्स्ड ऑक्साइड बनेगी यहाँ पे। एंड कॉपर का रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर
ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तब जाके ये कॉपर ऑक्साइड बनती है, राइट। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आपको इसको हीट करते रहने पड़ेगा, तब जाके ऑक्साइड बनेगी। सो इन अ वे यू कैन अंडरस्टैंड द एज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज डिक्रीजिंग, as the metals are becoming less reactive, their reaction with oxygen is also decreasing। तो कोई आसानी से, जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो आसानी से रेडिली ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जा रही है आपको उसको हीट करना पड़ रहा है और हेल्प करनी पड़ रही है रिएक्शन कराने में ऑक्सीजन के साथ। सो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने में आपको उसको हीट करवाना पड़ रहा है, ताकि आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है ताकि वो रिएक्शन कर सके, राइट। तो दिस इज द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में यहां पे रिएक्टिविटी होती है। मूविंग फर्दर, अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ किस तरीके से यही मेटल्स रिएक्शन करते हैं। देखिए मेटल्स तो हमें वही स्टडी करने हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हर बार अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मेटल पहले ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, फिर एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। चलिए देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली। देखिए आपका ध्यान होना चाहिए इस विगरसली पे, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, इसलिए बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, राइट। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर, विगरसली विद कोल्ड वाटर, बहुत तेजी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन वायलेंट भी होता है, यानी कि बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज्ड हीट की वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन है वो क्या करती है, वो फायर कैच कर लेती है, वो जलने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन रिलीज हो रही है ये फायर कैच करने लगती है। रिएक्शन क्या होता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, ठीक है। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने नोट भी डाल रखा है, इसी का एक नोट भी डाल रखा है। इट इज सो वायलेंट दैट हाइड्रोजन इवॉल्व्ड कैचेस फायर, ठीक है, जलने लग जाते हैं, राइट। अब आइए एक स्टेप डाउन, कैल्शियम पे आते हैं। अ लिटिल लेस रिएक्टिव मेटल दैन सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम पोटेशियम से थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखिए ये मेटल बहुत रिएक्टिव है, लेकिन ये इतना रिएक्टिव है कि ये ठंडे पानी के साथ काम करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। देखिए ठंडे पानी का क्या मतलब है, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। पानी गर्म होगा तो आप क्या कहेंगे कि हीट, आपने हीट दी है, किसको दी है, वाटर को दी है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर ले रहे हैं। ठंडे पानी का मतलब ये है यहाँ पे कि लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर ले रहे हैं। आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, आपको हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आराम से रिएक्शन कर रहे हैं। एंड दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन इज लेस वायलेंट। देखिए यहाँ पे द रिएक्शन इज लेस वायलेंट, रिएक्शन लेस वायलेंट है। इसका मतलब ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम ने करा था, लेकिन वहां पे बहुत हीट रिलीज हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उन्होंने बहुत सारी हीट रिलीज करी। ये कम रिएक्टिव है कैल्शियम सोडियम पोटेशियम से, इसलिए इसने कम हीट रिलीज करी, और ये रिएक्शन जो है ये लेस वायलेंट थी। प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है। ये हाइड्रोजन गैस जो है कैल्शियम के पीसेस पे चिपक जाती है, एंड द कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली। अब आप देखिए ठंडे पानी के साथ वेरी स्लोली, इनफैक्ट ये जो है हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ, हॉट बॉइलिंग वाटर, हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करता है, या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन भी कर लेता है। देखिए हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ करेगा तो स्टीम के साथ तो कर ही लेगा, ठीक है, क्योंकि स्टीम टेम्परेचर बढ़ रही है, वाटर ही है। फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बन रही है हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ, राइट। इसके बाद आप देखिए जिंक, जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम ओनली, रिएक्ट ओनली विद स्टीम, रिएक्ट ओनली विद स्टीम। अभी स्टीम का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठंडा पानी वेरी कोल्ड वाटर, देन हॉट बॉइलिंग वाटर, एंड देन नाउ स्टीम। अब ये हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ भी नहीं पड़ेंगे, आपको और हीट देंगे, और हीट देके और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तब ये जाके स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और बनाएंगे क्या, ऑक्साइड्स। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। इससे पहले क्या बन रहा था,
हाइड्रो ऑक्साइड्स बन रही थी। इससे पहले क्या बन रहा था, हाइड्रो ऑक्साइड्स बन रही थी, अब क्या बन रहा है, ऑक्साइड्स बन रही है। क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और नीचे चलते हैं। आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। द रिएक्शंस अकर्स ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट। अभी सिर्फ पानी को गर्म करने से काम नहीं चला, आपको लोहा भी गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयरन को भी रेड हॉट यानी कि बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है। रेड हॉट कब बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा ही गर्म होता है, लोहे को पिघलाना होता है, तब उतना रेड हॉट हीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे रेड हॉट आयरन रॉड को हीट किया, फिर उसके बाद स्टीम भी आपको ऑब्वियसली पानी से काम नहीं चलेगा, ठंडा पानी से काम नहीं चलेगा, ठंडा पानी तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, राइट। आपको पानी भी हॉट बॉइलिंग स्टीम चाहिए, राइट ना, हॉट बॉइलिंग वाटर से भी काम नहीं चलेगा, स्टीम की एनर्जी ज्यादा होती है, राइट। तो स्टीम विद रेड हॉट आयरन, अब यहाँ पे ये भी अगेन ऑक्साइड बनाएगा प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। अब आप देखिए आयरन तक आते आते आपको आयरन को रेड हॉट हीट करना पड़ गया, फिर आपको पानी को भी स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ गया, इतनी एनर्जी देनी पड़ गई। सो रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम नीचे चलते हैं, बाकी बचे हुए मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, ठीक। सो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यूज में क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और इन पे आपके ऑब्जर्वेशंस पूछे जाते हैं। इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। टॉपिक ये देखिए बहुत क्विक है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये याद होना कौन क्या प्रोडक्ट बना रहा है ये जरूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। मैंने उसको इसीलिए हाईलाइट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, तो देखिए आपने पहले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, वही सेम रिएक्शन है, वही एसिड बेसिस सॉल्ट्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी। लेकिन अब जो है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपको कैसे देखना है इस रिएक्शन को, ये वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि मेटल किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स एसिड, वायलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ठीक है। लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट, तो ये हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और मेटल सॉल्ट बनाते हैं। देन मूविंग फर्दर, एल्यूमिनियम एंड जिंक नीचे आए, रिएक्टिविटी कम हो गई, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये इजीली रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली नहीं कर रहे। देखिए यहाँ से वायलेंटली मिसिंग है, यानी कि रिएक्टिविटी कम हो गई है। वायलेंट का मतलब है बहुत एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और एनर्जी बहुत ज्यादा कब प्रोड्यूस होगी, जब मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी कम हो गई, रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन रिएक्टिविटी कम हो चुकी है, राइट। इसलिए आपको यहाँ पे मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, आयरन रिएक्ट स्लोली। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया स्लोली रिएक्शन कर रहा है, स्लोली, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड एल्यूमिनियम, राइट। तो सॉल्ट तो बना रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस क्लोराइड बनाएगा। सॉल्ट तो और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अब किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है उस पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉपर मेटल की बात करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे आ गए, अब हम हाइड्रोजन से नीचे आ गए। तो हाइड्रोजन से जब नीचे आ जाते हैं, आपने क्या पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से जो नीचे लोअर लाइन मेटल्स हैं वो मेटल को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। सो सिमिलरली कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर यहाँ डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, इवन लेस रिएक्टिव देन, इट इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन। और यहाँ से इस बात से ये प्रूव होता है कि कॉपर जो है आयरन से भी कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इनके रिएक्शन के तरीके को देख के आप इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू कॉपर। अच्छा, तो अगर ये कॉपर वगैरह जो हैं ये अगर रिएक्शन नहीं करते तो क्या किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते? नहीं, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और क्यों कर लेते हैं? वहां पे भी तो हाइड्रोजन है। तो वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद मेटल्स हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो खुद जो है रिड्यूस हो जाता है और मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मेटल सॉल्ट्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बन जाते हैं एंड इट ऑक्सीडाइजेस मेटल्स, बट इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस है उसे वो किसमें, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं, कॉपर का रिएक्शन ही देखते हैं हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपर नाइट्रेट। अब मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए था और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रोजन की कोई सी ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो क्या ऐसा सारे मेटल्स के साथ करता है? हाँ जी, सारे मेटल्स के साथ करता है एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ओके, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो मैग्नीशियम या मैंगनीज के साथ जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है तब सिर्फ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तब सिर्फ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स देखते हैं। जिंक जैसे कॉपर सल्फेट, अच्छा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम इसका रिवर्स ले लें, अब अगर हम इसका रिवर्स ले लें, ठीक है, रिवर्स कर ले, क्या कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, ये एक्सटेंशन ही है उसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, राइट। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे हो जाएगी नो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। तो हमने ये किस बेसिस पे डिसाइड करा? ये हमने डिसाइड करा रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, इसे आप वेरी वेल फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों में देख चुके हैं, तीसरे चैप्टर में फिर से वही कॉमन है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में मेटल्स का अरेंजमेंट है, इसी को हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं और आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। फर्दर मूव करते हैं आगे। Now we are going to talk about ionic bonds. तो देखते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उनके बीच में बनता है एक आयोनिक बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता है? मेटल्स अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल को हम पहले एक बार समझ लेते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल वाज गिवन बाय जीएन लुइस एंड पोसेल ने इस रूल को दिया था और इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब है कि मेटल अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है जब उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तब वो स्टेबल हो जाता है, लाइक नोबल गैसेस, ठीक है, राइट। तो दिस रूल हाउएवर डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ सर्टेन स्मॉल एटम्स लाइक हीलियम, राइट, इन विच द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम डुप्लेट कहते हैं इन द आउटरमोस्ट शेल इज कंसिडर्ड टू बी द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। ये रूल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट, एंड लाइक लिथियम, बेरिलियम, इनके लिए भी, राइट। सो ये लोग डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, ये मेटल्स डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं और बाकी मेटल्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। सो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, राइट। और इसी ट्रांसफरेंस की वजह से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम एक आयनिक कंपाउंड बोलते हैं और उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। तो सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट, आउटरमोस्ट शेल में से, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू केटायन। देखिए, सोडियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, आखिरी शेल में ये आखिरी वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देता है, बाहर निकाल देता है और बन जाता है सोडियम आयन और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब ये क्या है? ये है पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसे हम बोलते हैं केटायन,
जिसे हम बोलते हैं कैटायन। एंड क्लोरीन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय सोडियम एटम इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म्स क्लोराइड एनायन। क्लोराइड एनायन बनाता है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, राइट। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ये सोडियम का लॉस्ट इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले, नॉर्मली ये किसी जिसके साथ कंबाइन कर रहा है उसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाता है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करता है। देखिए ऑक्टेट रूल की हम बात कर रहे थे, अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है 28। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यही तो कह रहा था ऑक्टेट रूल, यही तो कह रहा था कि इस तरह से स्टेबल हो जाए। सिमिलरली क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 7 से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आखिरी शेल में, यही कह रहा था ऑक्टेट रूल। इसी बात के लिए आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस कराया था। अब सोडियम और क्लोरीन बन चुके हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और ये हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इससे बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड बनाए उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, राइट। और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। तो reaction of metals due to the opposite charges Na plus and Cl minus ions are bonded by electrostatic force of attraction। एंड देखिए इस तरीके से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, आपको ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, राइट। कैसे बनाते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको यहाँ पे, चलिए मैं एक बार यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ आपको कैसे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे सोडियम क्लोराइड का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसमें सिर्फ हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, क्योंकि लुईस ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स या तो वैलेंस शेल से जाते हैं, और जब कोई एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस शेल में ही आते हैं। तो अंदर वाले पूरे शेल्स के इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। और यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेवन इलेक्ट्रॉन्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। सो यहाँ से आप कंप्लीट ट्रांसफरेंस दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का। ट्रांसफरेंस दिखाने के बाद सोडियम पे अब आ गया है पॉजिटिव चार्ज और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 28। क्लोरीन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आप उसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, राइट। इस पे चार्ज है -1 और यहाँ आ गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288, राइट। सो इस तरीके से आप लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं आयोनिक प्रॉपर्टीज पे, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड की, आप देखिए ये जो आयंस से बना हुआ होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आयंस, राइट। ऑल आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स। तो हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड को एक फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, क्योंकि वो दो चीजों से जुड़ के बने हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस, दोनों के जुड़ने से एक यूनिट बनी है सोडियम क्लोराइड की। देन मैग्नीशियम फ्लोराइड कंसिस्ट ऑफ Mg+2 आयन एंड F- आयन। तो MgF2 कैसे बना है? एक मैग्नीशियम आयन एंड 2 फ्लोराइड आयन के मिलने से। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, रिलेटिवली हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड्स, हार्ड सॉलिड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला यूनिट एग्जिस्ट करती है। अब आप देखिए Na+ आयन और Cl- आयन, तो ये एक NaCl की यूनिट है। ऐसे बहुत सारे NaCl की यूनिट्स इस तरीके से जब एक सेट फॉर्मेट में अरेंज हो जाएं तो उस सेट फॉर्मेट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मेट के अंदर अरेंज है जहां पे हर एक पार्टिकल सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों की ही पोजीशंस फिक्स्ड हैं। सो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। All right, crystal structure. X-ray studies have shown that ionic compounds do not exist as simple single molecules as NaCl. They do not exist. They do not exist as simple single molecules. This is due to the fact that force of attraction are not restricted to single unit. आप देखिए अगर Na+ है और इस पे पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सब तरफ लग रहा होगा ना, इधर भी और इधर भी, तो इसके आसपास ये सब तरफ से नेगेटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली क्लोराइड आयन पे भी ऐसा ही हो रहा होगा, तो उसके सब चारों डायरेक्शन से उसके आसपास कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इकट्ठे होंगे। क्लोराइड आयन के पास, सोडियम आयन के पास नेगेटिवली चार्ज आयंस इकट्ठे होंगे, तो उसी अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल की तरह नहीं हो सकता कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है तो जस्ट एक ही एटम से बॉन्डेड है, राइट, एक ही कनेक्टेड एटम से बॉन्डेड है, right? So to a single unit such as NaCl, but due to the uniform electric field around an ion, each ion is attracted to a large number of other ions. For example, one sodium ion will not attract only one chloride ion, but it can attract as many negative charges as it can. Similarly, the chloride ion, वही बात जो मैंने आपको भी समझाई, chloride ion will attract several sodium ions. As a result, there is a regular arrangement. इस regular arrangement of these ions in 3 dimensions shown in the diagram. इस regular 3-dimensional arrangement को ही regular arrangement is called crystal lattice. इसी को हम crystal lattice बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Melting points and boiling points. So ionic compounds के next property of ionic compounds के melting and boiling points जो हैं वो बहुत high होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि इस फोर्स को वीकन करना, मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूला यूनिट्स को मूव कराना, मतलब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं तो पार्टिकल्स बहुत पास हैं, उनको मूव करा के दूर ले जाना, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके पार्टिकल्स की स्टेट चेंज कराने में आपको बहुत एनर्जी लगती है। दैट इज वाई उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो रीजन आप क्या दे सकते हैं, यहाँ से सब रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, आयंस ऑन ऑपोजिट चार्ज। टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो their boiling and melting points are very high. इस रेगुलर अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए जहां सब तरफ से एक आयन जो है अट्रैक्टेड है दूसरे आयन से, दूसरे चार्ज वाले ऑपोजिटली चार्ज आयन से, इस अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द मोर द हायर टेम्परेचर इट रिक्वायर्स टू मेल्ट और बॉइल अ सब्सटेंस, देयरफॉर हायर इज द बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, तो जनरली दे आर सॉल्युबल इन अनदर पोलर सॉल्वेंट, एंड वन ऑफ द पोलर सॉल्वेंट इज वाटर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सो दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर क्या होता है, जिसमें पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल होता है। पोलर क्या होता है, जिसमें पोल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, राइट। तो उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इनके अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। ब्रिटल नेचर की बात करते हैं। अब इनका नेचर कैसा होता है, ब्रिटल नेचर। अभी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, मतलब आप उन्हें अगर हैमर करें तो वो मैलेबल नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स भी जब आप इन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड such substances are known as brittle in nature। मतलब आप इनको हैमर करेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएंगे, छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। सो इसी नेचर को हम ब्रिटल नेचर बोलते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द आयनिक कंपाउंड, layers of iron slide over one another and particles of the same charge come near to each other. As a result, due to strong repulsion,
वो टूट जाते हैं। जब आप उनको हैमर करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है उनका अरेंजमेंट, लाइक चार्जेस पास आ जाते हैं, लाइक चार्जेस पास होने की वजह से रिपल्शन होता है और वो टूट जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ब्रिटल नेचर। लास्ट वन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो मेटल्स जो हैं बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयनिक कंपाउंड्स जो हैं सॉरी बढ़िया कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कब? जब वो या तो मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन में हो। सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके आयंस जो हैं वो बाउंड हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस को मूव करना जरूरी है, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो अपनी पोजीशन पे बाउंड है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, वैसे ही वो हाइड्रेट हो जाते हैं और दे कैन मूव एंड दे आर मोबाइल। सिमिलरली जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब आप उन्हें पिघलाते हैं, पानी में नहीं डिसॉल्व कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं, तब भी वो मोबाइल कंडीशन में आ जाते हैं, उनके आयंस जो हैं वो मूव कर पाते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एनी सब्सटेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। इन मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, free movement of valence electron. An ionic compound exhibits electrical conductivity due to the movement of either in fused state or in soluble state in the polar solvent. But in the solid state, due to strong electrostatic force of attraction, free ions are absent, so they are insulators in the solid state. मतलब सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड बोले या मोल्टन बोले या फ्यूज्ड बोले, सबका मतलब एक ही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। या फिर एक्वस बोले, एक्वस क्या होता है? डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। NaCl को आपने मेल्ट करके लिक्विड बना लिया, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। NaCl को आपने पानी में डिसॉल्व करके उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। यही प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड की। चलिए, सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में बिगिन करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।